नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश भर में इस वक्त स्वाइन फ्लू चर्चा का विषय बना हुआ है और वजह भी वाजिब है, क्योंकि बड़ी संख्या में कहा जाए, देश भर के तमाम राज्यों के लिहाज से कहा जाए तो लोग इससे प्रभावित हैं। कई लोगों की इससे मौत भी हुई है। क्या वो तरीके हो सकते हैं जिसको अपनाकर आप बच सकते हैं, जिन चीजों को अपनाया जा सकता है? साथ ही साथ सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं और अस्पतालों में किस तरीके की और ज्यादा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे बात सरकारी अस्पतालों की हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हो, शहरी ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से कोशिशें की जा रही है कि लोग भयभीत ना हो बल्कि जानकारी जुटाएं और साफ सफाई के साथ में इस बीमारी से बच सके। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे परिचय आपका कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जगदीश प्रसाद, जो कि डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, भारत सरकार की ओर से। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। उसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता है हमारे साथ में, जो कि जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। आप समझाने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से समाज के तौर पर क्या कुछ कोशिशें हो सकती हैं इस प्रकार की, जब समस्या समाज को कहीं ना कहीं चिंतित करे तो वो क्या चीजें हो सकती है, आपके अनुभव से समझेंगे। साथ ही साथ तीसरे खास मेहमान डॉक्टर आशुतोष विश्वास है हमारे साथ, जो कि एम्स से ताल्लुक रखते हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों से इस मुद्दे पर गहन चर्चा करें, समझें आखिर क्या कुछ चीजें इंडिविजुअल लेवल पे, समाज के लेवल पे या सरकार के लेवल पे हो सकती है। उससे पहले देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। स्वाइन फ्लू एक बार फिर से देश में पांव पसार रहा है। आए दिन देश में होने वाली मौत की सूची बढ़ती जा रही है। फ्लू से डरने के बजाय जरूरत इसके लक्षणों के बारे में जानने और सावधानी बरतने की है। आइए जानें स्वाइन फ्लू से सुरक्षा के तमाम पहलुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्वाइन फ्लू होता क्या है। स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जो ए टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। ये वायरस H1N1 के नाम से जाना जाता है और मौसमी फ्लू में भी ये वायरस काफी सक्रिय हो जाता है। साल 2009 में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, उसके मुकाबले इस बार का स्वाइन फ्लू कम पावरफुल है। हालांकि उसके वायरस ने इस बार स्ट्रेन बदल लिया है, यानी पिछली बार के वायरस से इस बार का वायरस अलग है। दरअसल स्वाइन फ्लू सुअरों में होने वाला सांस संबंधी संक्रामक रोग है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरसों में से एक से फैलता है। ये बीमारी सुअरों में होती है, मगर सुअर से सीधे संपर्क में आने पर यह मनुष्य में भी फैल जाती है। अब जानते हैं कि आखिर कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हवा में या जमीन पर या जिस भी सतह पर थूक या मुंह और नाक से निकले द्रव्य कण गिरते हैं, वह वायरस की चपेट में आ जाते हैं। ये कण हवा के द्वारा किसी के छूने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में या मुंह या नाक के जरिए प्रवेश कर जाते हैं। मसलन दरवाजे, फोन, कीबोर्ड या रिमोट कंट्रोल के जरिए भी यह वायरस फैल सकता है, अगर इन चीजों का इस्तेमाल किसी संक्रमित व्यक्ति ने किया हो। स्वाइन फ्लू के क्या हैं शुरुआती लक्षण, इस बारे में भी बात करते हैं। नाक का लगातार बहना, छींक आना, नाक का जाम होना, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न महसूस करना, सिर में भयानक दर्द, कफ और कोल्ड, लगातार खांसी आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ते जाना। सामान्य फ्लू और स्वाइन फ्लू के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू में जुकाम बहुत तेज होता है, नाक ज्यादा बहती है। पीसीआर टेस्ट के माध्यम से ही यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू है या नहीं। H1N1 वायरस सामान्यतः स्टील, प्लास्टिक में 24 से 48 घंटे, कपड़े और पेपर में 8 से 12 घंटे, टिश्यू पेपर में 15 मिनट और हाथों में 30 मिनट तक एक्टिव रहता है। किसी भी मरीज में बीमारी के लक्षण इन्फेक्शन के बाद से 1 से 7 दिन में विकसित हो सकते हैं। स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है दिमाग से डर को निकाल देना। जिन लोगों को स्वाइन फ्लू हो भी जाता है, वो इलाज के जरिए 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो अस्पताल में एडमिट भी नहीं करना पड़ता और घर पर ही सामान्य बुखार की दवा और आराम से ठीक हो जाते हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों का स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनमें से इलाज के दौरान मरने वालों की संख्या केवल 0.4% है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। स्वाइन फ्लू से किन लोगों को ज्यादा बचाव करने की जरूरत है? इस कड़ी में 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, फेफड़ों, किडनी या दिल की बीमारी से ग्रसित मरीज, मस्तिष्क संबंधी बीमार व्यक्ति, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, डायबिटीज, अस्थमा के मरीज जैसे लोगों को बचने की जरूरत है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधानी बरती जाए। जब भी खांसी या छींक आए, रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए हुए मास्क या टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंकें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचना चाहिए। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से लगभग 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें।
फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें, ऑफिस, बाजार या स्कूल जाने से परहेज करना चाहिए। बिना धुले हुए हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से बचना चाहिए। स्वाइन फ्लू से इलाज सभी पद्धतियों में उपलब्ध है। आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथी और एलोपैथी में इसका सटीक उपचार मौजूद है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर भी आप स्वाइन फ्लू से दूर रह सकते हैं। कुल मिलाकर स्वाइन फ्लू से डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई का ख्याल रखा जाए तो इस बीमारी से और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। आरिंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कुल मिला के बात शायद यही है कि जानकारी अगर है तो काफी हद तक बचा जा सकता है। हमारे साथ खास पैनल लगातार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आशुतोष, क्या वो बड़ी वजह आप देखते हैं कि इस वक्त क्या मौसम एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस समय स्वाइन फ्लू ज्यादा चर्चा में, या कुछ और बड़ी वजह भी इसके पीछे है? नहीं, ये तो सीजनल फ्लू जैसा होता है। ये भी वायरस H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए, ये भी उसी तरह से टेम्परेचर, जैसे अभी विंटर में इसका एपिडेमिक बढ़ जाता है, और इसमें ह्यूमिडिटी जैसे समर में और मानसून में भी होता है। सो ये सीजनल, तो कंफर्टेबल जैसे अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो वायरस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है जी। और ये एक एयरबॉर्न है, जैसे हवा से फैलता है, और जैसे टच करने से अभी दिखाया जैसे टीवी में आपका पूरा कैसे ट्रांसमिशन होता है, स्नीजिंग और एयर क्राउडेड प्लेस में जाने से, और कभी कभी सलाइवा और टच करने से भी कभी कभी जैसे इसमें होता है, तो वो ट्रांसमिशन होता है सीजनल। तो मोस्टली ये आपका सीजनली है जी। सर जगदीश प्रसाद जी, आपसे समझना ये चाहेंगे कि आखिर जब इतनी बड़ी समस्या के बारे में बात की जा रही है तो अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव होकर कुछ काम करे। क्या हम अब समझ सकते हैं इस बात को लेकर कि सरकार के द्वारा इस बात को लेकर कि आखिर इस प्रकार की जो एक समाज में एक चिंता व्याप्त हो चुकी है स्वाइन फ्लू को लेकर, सरकार के द्वारा क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? शहरी इलाकों की बात की जाए या ग्रामीण इलाकों की बात की जाए? देखिए, पहली बात तो हमें कहना चाहें कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि अगर इसको अगर अच्छे से सावधानियां बरती जाए तो ये बिल्कुल फैलने से रुक सकता है। और जिस तरह से इन्होंने बताया, इसमें 3 तरह के होते हैं स्वाइन फ्लू, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अगर आप पहले ही ग्रुप में जैसे टाइप ए है, अगर थोड़ा सा सर्दी सीख हुआ जी, कफ आए, हल्का फीवर है, आप घर पर आराम कर ले, आप ठीक हो जाएंगे। अगर फीवर ज़्यादा है, आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और उसकी दवा तुरंत आप लेना शुरू करें, उसके लिए वेट ना करें। खांसी जैसी आती है, दवा का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप फिर इमीडिएटली दवा डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है कि आपका ब्रेथलेसनेस बढ़ जाए, उस कंडीशन में आपको एडमिट करना पड़ सकता है। तो ये जितने अभी प्रॉब्लम जो देख रहे हैं, सरकार को मालूम था, इसके लिए गाइडलाइन बने हुए हैं, और एक गाइडलाइन हम लोगों ने सारे स्टेटों को दिया था। एंड सरकार ने इसके लिए जो भी किसी भी स्टेट को दवाइयाँ की जरूरत पड़ी है, हमने दवाइयाँ भेजी है। और किसी को इवन जो प्रोटेक्शन मास्क होता है 95 बोलते हैं, 95, उसको भी हम लोगों ने दिया है जहाँ जहाँ से मांगा गया जी। एंड हमें अभी रिसेंटली एक गाइडलाइन और हमने बनाया है कि हेल्थ वर्कर को, जो कि आईसीयू में काम कर रहे हो या कैजुअलिटी में काम कर रहे हो या जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, और जो हाई रिस्क पर पेशेंट हैं, उनको ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को भी दिया जा सकता है, क्योंकि अभी WHO का रिकमेंडेशन आया है, इस पर हम लोगों ने विचार किया मंत्रालय ने और एक्सपर्ट से बात की जी। तो इन ग्रुपों को देना चाहिए। सर, आपने वैक्सीन का जिक्र किया, आपसे यही थोड़ा समझना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। क्या इस प्रकार की बीमारी से बचने के लिए बाजार में या सरकारी अस्पतालों कोई वैक्सीन भी उपलब्ध होती है? अगर होती तो वो किस तरीके से आम जनमानस को उपलब्ध है? देखिए, अभी तक तो एक तो हम आपके माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर के पैनिक नहीं हो, क्योंकि वैक्सीन ये पब्लिक को पूरे देने के लिए नहीं है, न WHO रिकमेंड करती है, न कोई कि उसके अपने कॉम्प्लिकेशन भी हैं जी। तो ये उन्हीं लोग को देना है जो कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, H1N1 अप्रूव हो गया हो, ठीक है, और वो इलाज कर रहे हो, और हाई रिस्क पेशेंट जैसे अस्थमेटिक पेशेंट है, जिसके लंग प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक है, जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है, ऐसे पेशेंट को देने की जरूरत है। जनरल पब्लिक को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके 4 वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं और ये पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है।
ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिनको जरूरत है, और हर एक को इस बात को चिंतित होने की भी जरूरत नहीं कि हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। और जिनको जरूरत है वो खासतौर से कम वो लोग जो डायरेक्ट टच में रहते हैं। प्रोफेसर राजीव दासगुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जब इस प्रकार की एक समस्या खड़ी हो समाज के अंदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं चिंता का विषय बन जाती है, या एक पैनिक सिचुएशन की बात की जाती है, शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में क्या एक जरूरी है एक समाज के नाते किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, अगर हाल ही में एबोला का एक्सपीरियंस हम देखें वर्ल्ड वाइड, हालांकि एबोला या सार्स और स्वाइन फ्लू में फ़र्क यह है कि वहाँ जो मॉर्टेलिटी है, जो मौत की जो दर है वो काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा है। मौत की दर के हिसाब से ये शायद कंपेरेबली ना हो, तुलना करना भी गलत होगा। लेकिन तुलना के लिए ये चीज़ अगर हम देखें कि पैनिक दोनों में है, और पैनिक लेट अस एग्री, पैनिक पब्लिक में भी है और पैनिक सिस्टम के अंदर भी है। सो सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू ए पैनिक, और जो कम्युनिटी है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू ए पैनिक। दैट इज ए गुड साइन कि सिस्टम के अंदर भी कम से कम वो चीज़ है। ठीक है। अब लेकिन एबोला के मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एबोला में एक स्पेसिफिक सोशल मोबिलाइजेशन प्लान है। उसके कुछ मैस मीडिया कैंपेन्स होते हैं जो स्वाइन फ्लू में ऑलरेडी है, और एक सोशल मोबिलाइजेशन प्लान जिसमें हम हर गांव या हर तबके तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए भी एक सोफिस्टिकेटेड प्लान की जरूरत होती है। बिल्कुल। एंड वाइडर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मेजर्स, ये डिपेंड करेगा सोशल मोबिलाइजेशन प्लान कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। क्योंकि प्रिपेयर्डनेस के दो लेवल है, एक तो क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन में प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है, जिसकी बात हो रही थी, उसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मास्क चाहिए, एक्सेट्रा। और एक जो फ्रंट लाइन लेवल की जो प्रिपेयर्डनेस है वो हेल्थ वर्कर्स भी और कम्युनिटी में भी चाहिए। डॉक्टर आशुतोष, वो कौन सी स्टेज होती है जहां पे किसी व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अब हमको कम से कम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और ये इस बात की जांच करानी है कि आखिर ये जो हमें कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं वो फ्लू हो सकते हैं या स्वाइन फ्लू हो सकते हैं, वो स्टेज क्या है, क्या वो मार्किंग लाइन है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है कि जैसे ये एक नॉर्मल जो वायरल फीवर बोल के हम कभी कभी बोलते हैं कि ये तो वायरल फीवर है, बट इस वायरल फीवर में कभी कभी स्वाइन फ्लू भी होता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा है वो भी हो सकता है। तो अभी जो एपिडेमिक जो चल रही है स्वाइन फ्लू का H1N1, तो इसमें आपका और नॉर्मल जो वायरल फीवर जो इन्फ्लुएंजा है वो डिफरेंस क्या है, तो लोगों को अगर पता चल जाए कि ये है तो उसी हिसाब से हॉस्पिटल क्राउड और हॉस्पिटल एडमिशन भी कम हो। कभी कभी डॉक्टर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते थे, अभी क्या करे क्या। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है फीवर, वो एक हाई ग्रेड फीवर एवं लो ग्रेड फीवर भी होता है, बुखार जो है। तो लो ग्रेड फीवर, कफ, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होता है, कफ एंड ब्रेथलेसनेस और सोर थ्रोट, ये 3 कार्डिनल साइंस है। और उसके अलावा आपको जो जनरल बॉडी पेन भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, उल्टी, डायरिया, ये सब एसोसिएटेड सिम्टम्स है। बट हमने देखा कि अगर हाई ग्रेड फीवर और इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और ब्रेथलेसनेस है और सोर थ्रोट है, तो हम उसको कैटेगरी बी उसको बोलते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास तो कैटेगरी ए, बी, सी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कैटेगरी ए मतलब माइल्ड फीवर, अगर थोड़ा सा काफ है तो उसमें कुछ दवाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर के पास अगर ना भी जाओ ऑब्जर्व करो तो वो आपको टैबलेट भी हम प्रोफाइलैक्सिस नहीं देते। बट बी और सी जो 2 टाइप का सिम्टम्स है, जैसे हाई ग्रेड फीवर और सोर थ्रोट, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर हो, ब्रीदिंग हो और थोड़ा लुक सीक हो, रेस्पिरेटरी अगर कभी कभी प्लूरल इफ्यूजन, पानी जम जाता है या डीएस, तो उसमें हम थोड़ा सा कराने की आप सलाह देते हैं। यस, उसमें हम प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट दे देते हैं। हालांकि हम उसको वेट नहीं करते टेस्ट के लिए, इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अगर सिम्टोमेटिक ज्यादा है। कभी कभी जैसे टेस्ट के लिए 24 आवर्स 48 आवर्स लगता है। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर के निर्भर करता है कि वो किस हिसाब से उस सब चीजों को देखते हैं। कंडीशन जैसे अभी डॉक्टर जगदीश प्रसाद उन्होंने बताया कि कोमोर्बिड इलनेस, अगर डायबिटिक और कोई एजेड मोर देन 65 ईयर्स हो, प्रेगनेंसी हो,
तो उसमें हम हाई रिस्क ग्रुप माना जाता है, तो उसको ध्यान से हम देखते हैं और उसको। जगदीश सर, इस बात को आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक स्थिति आती है जहां पे इस प्रकार के लक्षण नजर आए, दूसरी स्थिति आती है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसी चीजें हैं तो अब आप जांच कराएं। जांच को लेके क्या हम इस बात पे, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो जाहिर सी बात है केंद्र राज्य के बीच का ये मामला, लेकिन फिर भी उस लिहाज से किस प्रकार की गाइडलाइंस की जांच को लेके, किस प्रकार की उपलब्धता सेंटर के अस्पतालों के लिहाज से किया जाए या जो राज्य सरकारों के अस्पताल में उसमें वहां पे गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या जांच को लेकर चीजें कहा जाए हिंदुस्तान भर में उपलब्ध है या उसमें कहीं कुछ 19-20 दिक्कतें आ रही हैं अभी? नहीं, ऐसा है कि अभी जैसे कहा कि टाइप ए में तो हम लोग जांच नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं। टाइप बी में जहां पर हम टैबलेट दे रहे हैं उसको भी कोशिश करते हैं कि जांच करने की जरूरत नहीं है। टाइप सी जो इसमें पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है और हमें एडमिट करना पड़ा, उसकी हम जांच करते हैं। और जांच करने के लिए हमारे काफ़ी 16 IDSP लैब हैं सभी जगह। दिल्ली में ही काफ़ी, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, NCDC और ICMR के जितने लैब हैं सबको एक्टिवेट कर दिया गया है और सभी जांच करने के लिए सक्षम है। और किसी स्टेट ने हमसे जांच करने के लिए किट मांगा गया है तो हमने उनको किट भी प्रोवाइड किया है, ट्रीटमेंट किट। तो इसकी जांच करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग जैसे ही स्नीजिंग होता है वो जांच करना चाहते हैं। सभी को जांच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुछ बीमार, जैसे आपने टाइप ए टाइप बी को जांच करने की जरूरत नहीं, एक ग्रुप सी को ही हम जांच करते हैं जो पेशेंट सिक हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया। तो ये भी हम डॉक्टरों को भी बताना चाहते हैं, लोगों को भी बताना चाहते हैं कि सभी पेशेंट जिसको नाक से पानी आ रहा हो, बह रहा हो, लो फीवर हो, उसको जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में रेस्ट ले ले ठीक हो जाएगा। ग्रुप बी जिसमें हल्का फीवर ज़्यादा हो गया है वो टेमीफ्लू पर डाल दें उसको और उसको एक दिन दो दिन वॉच करें। उसको भी हम, अगर फीवर डाउन हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर फीवर डाउन नहीं हुआ तब उसकी जांच करने की जरूरत है। और सी वाले को जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ द जांच को भी कम करना चाहिए। ठीक है सर, हम इससे पहले एक ब्रेक लें, एक और छोटा सा स्पष्टीकरण सर आपसे, क्योंकि जनता को ये भी जानना जरूरी है कि जो सरकार की ओर से जो जांच हो रही है या जो जरूरत पड़ने पे जो दवाएं की जो जरूरत है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या उसको लेकर भी जो मरीज होते हैं उनको खर्च करने पड़ते पैसे, ऐसा भी कुछ? देखिए, दवाइयाँ जो है ये शेड्यूल एक्स में आता है। शेड्यूल एक्स के मतलब है कि कुछ ही केमिस्ट के पास है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम और इस समय भी हमने 2500 केमिस्ट को एक्स लाइसेंस दिया हुआ जो रख सकते हैं। और ये दवाइयाँ हैं जो 4 कंपनियां बनाती हैं और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं से बातें आई कि कहीं पर दवाइयाँ की कमी है। हम लोगों ने कल मैं और सेक्रेटरी साहब ने ये चारों कंपनियों को बुलाया है कि अपने स्टॉक को इन स्टेटों में अच्छे से रख दें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जैसे अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, गुजरात से हमसे मांगा गया कि हमें 10,000 टैबलेट चाहिए, हमने उनको तुरंत भिजवा दिया क्योंकि हमारे मेडिकल स्टोर डिपो में इस समय भी 60,000 से ज़्यादा टैबलेट हैं और जो भी स्टेट की जरूरत हो उसको हम यहाँ से दे रहे हैं। और दिल्ली के सारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पताल में भी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, इसको हमने जनरल लोगों को नहीं बांटा है, इसलिए नहीं बांटा है, इसके रेजिस्टेंस होने की डर है। क्योंकि इसकी एक ही दवाई है, अगर ये रेजिस्टेंट हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, मतलब एक तरीके से बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी व्यक्ति या मरीज को अपने से ये दवा नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे लौटेंगे और भी विस्तार से जानेंगे, समझेंगे आखिर और क्या चीजें हो सकती हैं, चाहे वो सरकार या समाज या व्यक्ति के स्तर पे हो, जिससे कि इस प्रकार की समस्या जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं बचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दास गुप्ता, ये जो कोशिश हो सकती है समाज के स्तर पे वो क्या चीज है? क्योंकि जो इंडिविजुअल को अलर्ट रहने की जरूरत है वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि उसका जागरूक होना, उसको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं है इस प्रकार के संक्रमण के बीच में तो वो कैसे बचा रह सकता है, वो क्या कोशिशें हो सकती हैं? इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक तो जो माइल्ड सिम्टम्स हों उस समय घर पर रहें, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग एक एडवाइजरी है, क्योंकि जो आपके जो स्लाइड्स आप दिखा रहे थे उसमें भी यही था कि वायरस काफ़ी वक्त तक सरफेसेस के ऊपर जिंदा रहता है और हैंडशेक से या ऐसे कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस के टच करने से इस वायरस का संक्रमण हो सकता है जी। और साथ साथ ये है कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, पर्टिकुलरली ग्रामीणी स्तर पे हेल्थ वर्कर्स भी वो एडवाइजरी दें। कुछ स्टेट्स में ये कोशिश जारी है। जो
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है हमारा, उसके थ्रू ये जानकारी हम आगे दें। थोड़े से हल्का बुखार में भी 7 दिन तक घर पर रहें, क्योंकि हल्का बुखार से भी इसके संक्रमण हो सकता है। 1 से 7 दिन तक एक व्यक्ति आगे इसको, तो मोटे तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखें और इस प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए थोड़ा सा, अगर कोशिश संभव हो सकता है, थोड़ा सा दूर रहा जाए। प्रोफेसर जगदीश जी, इस बात को किस तरीके से और कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि एक समस्या अपने आप में सामने हमें दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस बार कम से कम सरकार की ओर से किए गए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए, कम से कम उनको ये जानकारी हासिल हो, कहाँ किस अस्पताल में जाना है, लिस्ट ऑफ जो हॉस्पिटल्स है या जहाँ से ये मेडिसिन मिल सकती है, क्या इस लेवल पे कुछ काम किया गया? देखिए जी, हमें दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, 2500 है, तो हर स्टेट को इसको वेबसाइट पर डाल दिया गया है कि किस केमिस्ट के पास एक्स लाइसेंस है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो आपकी भारत सरकार की है, उस पर ये जानकारी उपलब्ध है कि कहाँ कहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध है, तो उन लोगों को मालूम है। और सरकारी अस्पताल जहाँ भी हैं, ये सरकारी अस्पतालों में कंपलसरी कह दिया गया है कि आप इस दवाइयों को रखें, और अगर आपके पास दवाइयाँ कोई कमी है तो आप भारत सरकार से दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर से आने में देरी है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये दवाइयाँ का पूरा प्रबंध किया गया है। ठीक है सर, लेकिन जैसे चूंकि कई राज्यों में कुछ जगह ज्यादा अलार्मिंग तरीके से सिचुएशंस बनी हुई है, तो क्या कुछ इस प्रकार से कुछ अलग राज्यों के साथ में कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम, देखिए हमारी टीम राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना गई, और कल हम फिर 2 टीम भेज रहे हैं, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भेज रहे हैं। और अभी हमारा एक पूरा टीम, रेस्पिरेटरी टीम जो है राजस्थान में ही है, जो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट कर रहा है। और हमसे अभी हम आपके पास आए हैं, हमारा हेल्थ सेक्रेटरी भी उनसे टेली कॉन्फ्रेंस से सभी सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए आपको, जो भी आपको चाहिए, वेदर आपको किट्स चाहिए या मास्क चाहिए या आपको दवाइयाँ चाहिए, वो सारे अगर उनके पास प्राप्त है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो हम उसको तुरंत यहाँ से मुहैया कराएंगे। तो हम लोग पूरे राज्य सरकार के सेक्रेटरी से, सचिव से कांस्टेंट टच में हैं, और हर दिन बात कर रहे हैं, सुबह शाम लगातार कोशिशें जारी। डॉक्टर आशुतोष, डूज एंड डोंट्स के लिहाज से अगर बात की जाए, चाहे पब्लिक प्लेस की बात हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई घर में बैठा ही रह सकता है, अगर किन्हीं वजहों से बाहर निकलना है, चाहे बाजार जाना हो, स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, क्या चीजें प्रिवेंशंस इंडिविजुअल लेवल से, भले चाहे उसको किसी प्रकार का लक्षण नजर ना आ रहा हो, क्या करना चाहिए? सर, इसमें तो मेन एक ध्यान देना चाहिए कि जब एपिडेमिक हो, जैसे स्कूल कॉलेज में अगर कोई केस है तो वो क्लास सस्पेंड कर देना चाहिए। जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी अभी सस्पेंड कर दिया गया है सारे क्लासेस। तो स्कूल ये जैसे कि एयरबॉर्न है, तो खांसी जुकाम से ही फैलता है एक दूसरे को, तो क्राउडेड प्लेस अवॉइड करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो बुजुर्ग है, प्रेगनेंसी लेडी है, और जो कोमोर्बिड इलनेस है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो ज़्यादा क्राउडेड में ना जाए। और हॉस्पिटल में जहाँ पे इन्फ्लुएंजा जैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पे लोग जाते हैं, उससे भी नॉर्मल लोगों का भी इन्फेक्शन हो सकता है। जिनको नहीं हुआ है तो वो भी एक डर खतरा रहता है, तो वो जैसे मास्क लगा के जाए और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, कम से कम 1 मीटर डिस्टेंस दूर रहे एक दूसरे से क्राउडेड प्लेस में। और जब हो जाए कुछ, जैसे जुकाम नॉर्मली होता ही रहता है सीजन में है, और जुकाम खांसी, तो पैनिक ना हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और थोड़ा ऑब्जर्व करे, बट थोड़ा सा अगर ज़्यादा लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इमीडिएटली जैसे 3rd डे 4th डे में रियली सिम्टम्स थोड़ा टर्निंग पॉइंट में चला जाता है। अगर स्वाइन फ्लू है तो रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस हो, सो उसी टाइम उसी पॉइंट में ही इलाज कराना चाहिए और जांच कराना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा प्रोफाइलेक्टिक, जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो प्रिवेंट हो जाते हैं, जैसे 1st डे 2nd डे में, तो ट्रीटमेंट का भी रोल है। ऐसे भी बैठना नहीं चाहिए घर पे, अगर कुछ खांसी जुकाम हो, नॉर्मली कुछ नहीं है चलो, तो ये भी ठीक नहीं है। और ज्यादा पैनिक भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं करना चाहिए। जगदीश जी, आपको लगता है कुछ घरेलू नुस्खे भी काम कर सकते हैं? कम से कम अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कतें नहीं है तो कम से कम घर में खान पान से लेके लाइफ स्टाइल में लेके कुछ ऐसे बदलाव जो कम से कम उस लेवल पे ना जाने पाए। प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसे अभी बताया गया कि हाथ पेपर रखें, छींक आया तो पेपर रखें। और अगर घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको अगर वैक्सीन नहीं तो कीमो पर फेलेक्सी पे डाल दें घर में। जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट है, 65 ईयर से लोग हैं और घर में किसी को हो गया तो उनको एक टैबलेट पर डे, इस टैबलेट पर एंटी जो वायरल ड्रग है उस पर डाल दें। और दूसरा है कि
जैसे अभी डॉक्टर विश्वास ने भी कहा कि भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, और घर में है कि विटामिन सी या अच्छे डाइट लें। तो एक ये है सफाई और लोगों से प्रिवेंट, दूरी बना के रखना। जब भी अपना छींकें तो सामने अपना कुछ पेपर रख लें तभी छींकें जी। मतलब या हैंकरचीफ रखें तो हैंकरचीफ चेंज कर दें, मतलब उसको हैंकरचीफ को उसी हैंकरचीफ रेगुलर इस्तेमाल ना किया जाए, या पेपर का हैंकरचीफ यूज करें। ठीक है हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट में प्रोफेसर राजीव, आप क्या कहना चाहेंगे अगर थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों के लिहाज से बात करें, जहां पे कई बार ये देखा गया कि जानकारी की भी थोड़ी सी कमी होती है, अवेयरनेस के लिहाज से भी लोगों को बहुत चीजें नहीं पता होती, या अपेक्षाकृत जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह भी होते हैं वहां भी शायद इतना वेल इक्विप्ड नहीं होते, उन जगहों के लिहाज से किस प्रकार की एक राय देना चाहेंगे आप, वहां पे अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है? अगर आज का अखबार देखें, एक राज्य से ये रिपोर्ट है उस रिपोर्टर की कि जो राज्य स्तर पे जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, वहां दूर दराज से लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत एक लेट स्टेज पे पहुंच रहे हैं, और उस राज्य में मृत्यु दर काफी ज्यादा है और राज्यों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कहीं ना कहीं हम शायद वहां मिस कर रहे हैं कुछ, थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमारे तीनों पैनलिस्ट ने मोटे तौर पे यही बात कही है कि स्वाइन फ्लू एक ऐसी जो कहा जाए सीजनल समस्या है जिससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा नहीं बल्कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप साफ सफाई रखेंगे, बचाव करेंगे, और अगर आपको जानकारी है कि किसी संक्रमित व्यक्ति से आप अगर उससे दूरी बना के रख सकते हैं, तो शायद सबसे बेहतर इलाज यही है। और खुद की जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत करने के लिहाज से जो बेहतर खान पान है उसको अगर रखें और लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, तो शायद एक तरीका हो सकता है इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो शायद समस्याएं खुद ब खुद यूं ही चली जाएंगी। तो आज चर्चा में बस इतना ही, लेकिन लगातार इस प्रकार के विषयों को लेकर हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।